Hello friends, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing so well in your life. Let me just introduce myself first. My name is Ravinder and this is my first video. मेरी जो ज़्यादातर वीडियोस होंगी वो एजुकेशनल के ऊपर रिलेटेड होंगी, जिसमें मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री। इसमें जो है वो मैं स्टूडेंट्स के जो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर दूंगी, ताकि उन्हें एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स के व्यूज को सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि बिकॉज ये सोचते हैं वो कि हिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि व्हेन आई वाज अ लेक्चरर इन एचएमवी कॉलेज, तो स्टूडेंट्स हमेशा ये कहते हैं मैम ये बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है, हमें हिस्ट्री मींस एज अ ऑप्शन हमें मींस चूज करना पड़ा था। तो आई रियलाइज दैट हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि चलो विद द हेल्प ऑफ वीडियोस और विद द हेल्प ऑफ पीपीटी और एनिमेशंस के राਹੀਂ बच्चों को कुछ ऐसा मीन्स दिखाया जाए जिन्हें मीन्स उन्हें ये रियलाइज हो कि हिस्ट्री जो है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड मोर ओवर आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज दे विल ऑल्सो डेफिनेटली रियलाइज दैट कि हिस्ट्री जो है वो बोरिंग नहीं है, रैदर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के अलावा मैं काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है वो इंडियन हिस्ट्री के या एंशियंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल होगी, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, मीन्स इन सभी के टॉपिक्स भी मैं कवर अप करती रहूंगी, ताकि जो बाकी के जो स्टूडेंट्स है हिस्ट्री के उन्हें मीन्स कोई प्रॉब्लम ना आए। सो विद द हेल्प ऑफ माई वीडियोज उन्हें जो मेरी मीन्स विद द हेल्प ऑफ माई वीडियोज एंड पीपीटी के राਹੀਂ एनिमेशंस के राਹੀਂ उन्हें मीन्स काफ़ी ज़्यादा मीन्स उनका बेनिफिट होगा। मीन्स उन्हें हिस्ट्री समझने में काफ़ी ज़्यादा मीन्स मुश्किल नहीं आएगी। इन सिंपल लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स उनके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि उन्हें जो हिस्ट्री है वो अच्छी तरीके से समझ आती रहे। तो अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ है अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स बेनिफिशियल लगी हैं, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज़ नेवर स्टॉप लर्निंग। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टॉपिक। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो मैंने पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर ही मीन्स बुक में से ही लिया है। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट पंजाब अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड द अशोक। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द पंजाब अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पंजाब की क्या कंडीशन थी, और अशोक के टाइम क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, उनकी सोशल लाइफ कैसे की थी, उनकी रिलीजियस और उनकी इकोनॉमिक लाइफ, लाइक ऑल दीज थिंग्स वर वी लर्न इन द फर्स्ट टॉपिक. Now let's just start our topic with introduction. So, at the time of Alexander invasion of the Punjab, a powerful empire ruled by the Nanda king was flourishing in the Gangetic Plains. अब क्या हुआ था कि जब अलेक्जेंडर ने काफी ज्यादा इन्वेजन्स किए थे पंजाब के ऊपर, तो उस टाइम एक डायनेस्टी थी दैट इज कॉल्ड नंदा डायनेस्टी दैट वाज फ्लरिशिंग इन द गंगेटिक प्लेन्स. बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि नंदा डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर एंड द लास्ट रूलर कौन है. The first ruler of Nanda dynasty was Mahapadmananda. Remember that, don't forget about that. The first ruler of Nanda king was Mahapadmananda. अब क्या हुआ था कि जो एक इंडियन प्रिंस था डेट इज सेंड्रोकॉटस, मीन्स ग्रीक के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ये कहा गया है, किंग को नाम दिया गया है, बट एक्चुअल में उसका नेम कोई और था. With the help and the guidance of a great statesman named Chanakya, overthrew the Nanda ruler and occupied the throne of Magadha. अब ग्रीक जो स्कॉलर्स जो ग्रीक स्कॉलर्स है, उन्होंने एक प्रिंस था हमारा इंडियन प्रिंस, उससे सेंट्रोकॉटस का नाम दिया गया था. एक्चुअली में वो जो सेंट्रोकॉटस था वाज नन अदर देन वाज चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से विद द हेल्प एंड द गाइडेंस ऑफ चाणक्य ही ओवरथ्रू द नंदा रूलर. He overthrew the Nanda dynasty and he established his own empire, जिसे हम Mauryan Empire कहते हैं. This Sandrocotus was undoubtedly Chandragupta Maurya, the first great historical emperor of India. So that is just the main introduction regarding the Punjab under Chandragupta Maurya.
अब इसमें क्या हुआ था, मोरोवर ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ टाइम के लिए मिलिट्री सर्विस जो थी वो नंदा डायनेस्टी के अंडर ली थी, बट ऑन द जो लास्ट जो किंग था नंदा डायनेस्टी का उसके अंडर ली थी। एंड द लास्ट जो नंदा किंग था डेट वाज कॉल्ड दनानंद। पर क्या हुआ था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मींस इसके बिहेवियर को देखते हुए कि ये जो था अपने इसने अपने मास्टर को डिसप्लीज किया था, जिसके कारण इसे मगध से निकाल दिया गया था। सो दैट इज बेसिकली द मेन इंट्रोडक्शन। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। सो अब हम करेंगे पंजाब की पॉलिटिकल कंडीशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम करेंगे दैट इज अबाउट ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर अ फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी एंड इंटेग्रेशन क्रिएटेड अमंग द पीपल ऑफ पंजाब। बिकॉज जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि अलेक्जेंडर के काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स हो रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि पंजाब में जो उसका एटमोसफेयर था, मीन्स पंजाब में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी डेट वाज नॉट सो गुड, जिसमें क्या थे काफ़ी सारी मीन्स सॉलिडारिटी आ चुकी थी। अब क्या हुआ था कि लोग जो थे पंजाब के दे वर टोटली फेड अप विद द इन्वेजन्स ऑफ अलेक्जेंडर। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो मीन्स इकट्ठे होना शुरू हो गए, मीन्स वो इंटीग्रेटेड हो गए थे। एंड द नेक्स्ट वन इज soon a powerful movement started against the remnants of the Greeks by the people of Punjab headed by the Brahmins। अब क्या हुआ था कि जब लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अटैक हो रहे थे, लोगों ने इकट्ठा होने शुरू हो गए, जिससे उन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट चलानी स्टार्ट की थी ग्रीक्स के लिए, ताकि वो ग्रीक्स को जो है पंजाब से निकाल सके। और इस मूवमेंट को मेन लीड कौन कर रहा था, वो एक ब्राह्मण था। And the man of the hour was a great statesman scholar Chanakya, a brilliant product of the school of Kshila। और जो वो ब्राह्मण था दैट इज नन अदर देन चाणक्य। वो चाणक्य था इस मूवमेंट को जो था वो लीड कर रहा था। चाणक्य इज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, और उसने अपनी जो एजुकेशन थी वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से मींस यू कैन से दैट ली थी। तक्षशिला जो है वो प्रेजेंट डे अब पाकिस्तान में है प्लेस। अब इसके कुछ मीन्स की जो यूनिवर्सिटी जो थी ये 5th सेंचुरी में बिल्कुल ही ह्यूम्स ने डिस्ट्रॉय कर दी थी इस यूनिवर्सिटी को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज the result of the Macedonian invasions was the establishment of the empire of Chandragupta Maurya। अब क्या हुआ था कि ग्रीक में भी काफी ज्यादा मीन्स रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए थे, इंटरनल रिवोल्ट्स हो रहे थे, जिससे क्या हुआ था मीन्स हर कोई गद्दी के लिए, हर कोई थ्रोन के लिए मीन्स रिवोल्ट कर रहा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि ग्रीक में काफी ज्यादा रिवोल्ट हुए थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपना मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्यन एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश कर लिया था। एंड द नेक्स्ट इज, अब क्या कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अब तो उसने अपना एम्पायर जो था वो सेटअप कर लिया था, अब मेन प्रॉब्लम उसकी ये थी कि उसने कैसे अपने राइवल को मीन्स कैसे उसने नंदा डायनेस्टी को खत्म करना है। क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक बार अलेक्जेंडर को मिला था, मीन्स जब उसने पंजाब में एक कैंप लगाया था अपना, और उससे बातचीत करने के बाद उसने डायरेक्ट उससे कहा था कि वो नंदा किंग जो है वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे, मीन्स नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दे। बट जिस तरह की स्पीच जो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने यूज की थी इन फ्रंट ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर को वो स्पीच जो थी बिल्कुल भी उसकी अच्छी नहीं लगी। देन अलेक्जेंडर ऑर्डर हिज कमांडर्स टू किल दैट यूथ। बट जो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जैसे आपको पता है कि उसने कुछ टाइम के लिए मिलिट्री सर्विस भी ली थी नंदा डायनेस्टी के अंदर, तो उससे मीन्स हर एक स्ट्रेटजीज वगैरह पता थी।
और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता था। मीन्स उससे वो अपने कितने भी मतलब जितने भी एरियाज थे, ही वॉज टोटली अवेयर अबाउट दैट एरियाज। सो वो बहुत ही इजिली से वहां से अपनी लाइफ बचाकर वो निकल गया था। एंड द नेक्स्ट इज आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इन 323 BC, चंद्रगुप्त becomes the master of Punjab and Sindh. जब चंद्रगुप्त ने अपना एम्पायर सेटअप नहीं किया था तो उससे पहले अलेक्जेंडर ने पंजाब और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया था। अब जब अलेक्जेंडर की डेथ हो चुकी थी तो चंद्रगुप्त ने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया मोरोवर, और अलेक्जेंडर के जो एरियाज थे उसको भी अपने अंडर कर लिया था। और कौन से एरिया जो थे उसके अंडर आए थे, दैट इज पंजाब एंड सिंध। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज Chandragupta besieged Patliputra and killed the last ruler of Nanda king Dhananand and seized the throne of Magadha. अब जो मेन प्रॉब्लम थी अलेक्जेंडर, वो तो उसकी डेथ हो चुकी थी जिसके कारण अब उसका एम्पायर उसने एस्टेब्लिश कर लिया था। अब मेन उसकी प्रॉब्लम रह गई थी कि उसने पाटलिपुत्र को कैसे अपने अंडर करना है और नंदा डायनेस्टी को कैसे खत्म करना है, क्योंकि जब तक वो नंदा डायनेस्टी को खत्म नहीं करेगा तब तक वो अपना एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। जिसके कारण उसका मेन टास्क क्या रह गया था, उसने पाटलिपुत्र को क्या किया था, बेसेक कर लिया था। और नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था डेट इज धनानंद, उसे मार दिया था। जिससे क्या हुआ था कि जो मगध का जो थ्रोन था वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ गया था। So that is basically about the main political condition of Punjab under Chandragupta Maurya. Now अब हम करेंगे war with Seleucus. अब क्या था कि चंद्रगुप्त जो था, he was quite busy laying the foundation of an Indian empire. उस समय क्या था कि जो ग्रीक किंग था सेल्यूकस, ये अलेक्जेंडर के बाद आया था। अलेक्जेंडर की अब डेथ हो चुकी है। अलेक्जेंडर के बाद अब आया था सेल्यूकस। बिकॉज सेल्यूकस अब क्या चाहता था कि जो ग्रीक ने जितनी भी अपने मेन एरियाज को कवर अप किया है इंडिया में, वो सारे के सारे अब वो दोबारा उस चीज को पाना चाहता था। क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जितने भी एरियाज अलेक्जेंडर ने ऑक्युपाई किए थे वो सारे के सारे एरियाज जो थे अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑक्युपाई कर लिए थे। एंड विद दैट सेल्यूकस जो था इस बात को बिल्कुल भी मीन्स टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास जो था अब इंडिया में बहुत ही लिमिटेड एरियाज जो थे उसके अंडर थे। एंड फॉर दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एरियाज। तो उसने क्या किया था, वो इंडस को उसने क्रॉस किया विद अ लार्ज आर्मी एंड ही अटेम्प्टेड टू कॉन्कर द पंजाब। अब क्या हुआ था कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था, एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट यूनाइटेड। इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में जो था वो डिवाइड हुआ था, मीन छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हुआ था। जिसके कारण अलेक्जेंडर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो आराम से मीन्स इंडिया को अपने अंडर कर पा रहा था। बट जब सेल्यूकस का टाइम आया, सेल्यूकस के टाइम में क्या हुआ था कि इंडिया ऑलरेडी जो था वो यूनाइटेड था और वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। बिकॉज सेल्यूकस के टाइम तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एम्पायर को बहुत ही अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा एरियाज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ चुके थे। जिसके कारण क्या होता, इस चीज़ को जो था वो सेल्यूकस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। मोरोवर जब सेल्यूकस ने इंडस को क्रॉस किया अपनी आर्मी के साथ आया, सो ही वाज डिफीटेड इन द बैटल विद द इंडियन आर्मीज, और उसे कंपेल किया गया टू एंटर इनटू अ ट्रीटी विद चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो ट्रीटी थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज इससे क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी दैट वाज मोर एक्सटेंडेड, और ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी। इस ट्वीटी में क्या हुआ था कि सेल्यूकस had to purchase peace by ceding to Chandragupta the province of Gandhar, Kabul, Herat and Balochistan.
सेल्यूकस ने ये जो कुछ एरियाज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। दैट इज कौन कौन से थे? दैट इज कंधार, काबुल, हेरत एंड बलोचिस्तान। इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, उससे 500 एलिफेंट्स जो थे वो सेल्यूकस को दिए थे। मोरोवर अपने फ्रेंडशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेल्यूकस ने क्या किया था, अपनी डॉटर की जो मैरिज थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। इसीलिए ये जो ट्रीटी जो है, जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मीन्स अपने टाइम पीरियड में कितनी देर तक रूल किया था, दैट इज अबाउट 24 ईयर्स तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, 24 ईयर्स, 24 24 ईयर्स तक उसने रूल किया था चंद्रगुप्त मौर्य। मोरोवर उसने क्या किया था कि पंजाब भी उसके अंडर आ चुका था, मींस नॉर्थ इंडिया कंप्लीट उसके अंडर था, फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन से लेकर। इसके अलावा उसने साउथ के कर्नाटका और मैसूर तक अपनी जो बाउंड्रीज थी वो एक्सटेंड की हुई थी। जिससे हमें ये पता चलता है कि इसने नॉर्थ एज वेल एज जो साउथ था, मींस दोनों के ऊपर इसका कंप्लीट कंट्रोल हो चुका था। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, दैट वाज वेरी पावरफुल रिगार्डिंग मिलिट्री लीडर। अब हम करेंगे अबाउट बिंदुसार। बिंदुसार जो था बेसिकली चंद्रगुप्त का बेटा था। चंद्रगुप्त की डेथ के बाद अब जो नेक्स्ट सक्सेसर था वो राजगद्दी पे कौन बैठा था, दैट इज बिंदुसार। जैसे चंद्रगुप्त ने अबाउट 24 ईयर्स तक रूल किया था, बिंदुसार जो था बिंदुसार जो था उसने कम से कम 25 to 28 ईयर्स तक उसने रूल किया था। लाइक हिज फादर, उसने सारी पॉलिसीज जो थी अपने फादर की तरह अपनाई थी। एंड अब क्या हुआ था कि उसके टाइम, बिंदुसार के टाइम क्या था, तक्षशिला में मींस रिबेलिएशंस होने शुरू हो गए थे, मींस रिवोल्ट होने शुरू हो गए थे। जिससे क्या हुआ था कि उसने अपने बेटे, बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को तक्षशिला में भेजा था, ताकि वो वहां पर जाकर मींस शांति जो थी वो कायम कर सके। अशोक ने क्या किया था कि इस टास्क को मीन्स जो उसके फादर ने दिया था उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। और उसने क्या किया था, तक्षशिला में एकदम बिल्कुल बिल्कुल ही उसने शांति फैला दी थी। जिससे खुश होकर उसने क्या किया था, बिंदुसार ने उससे पंजाब का वाइस रॉय जो था वो नियुक्त कर दिया था। बिंदुसार ने क्या किया था, अब उसे पंजाब का जो था वाइस रॉय जो था उसे नियुक्त कर दिया था। किसे? अशोक को नियुक्त किया था। मोरोवर अब इसने क्या किया था, बिंदुसार ने, जैसे उसके फादर ने ग्रीक्स के साथ अच्छे रिलेशंस अपने एस्टेब्लिश किए हुए थे, ऐसे ही बिंदुसार ने क्या किया था, ग्रीक्स के साथ अच्छे रिलेशंस मींस मेंटेन किए। और जैसे सेल्यूकस के बाद अब जो था वो एंटियोचॉस जो था अब मेन जैसे सक्सेसर बना था सेल्यूकस के बाद। अब ये मीन्स एक स्टोरी मानी जाती है कि बिंदुसार ने एंटियोचौस को जैसे मीन्स खत वगैरह लिखा था कि वो उसे अपने अपने देश के कुछ फेमस कुछ फिग्स मीन्स जिसे हम अंजीर कहते हैं और रेसिन वाइन जो थी वो मंगवाई थी। मोरोवर उसने ये भी कहा था कि वो अपना एक ग्रीक एम्बेसडर जो है वो हमें मीन्स हमारे कोर्ट को दिया जाए। पर कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो एंटियोचौस था उसने जो बिंदुसार की फर्स्ट जो मेन विश थी कुछ फिग्स की और जो वाइन की वो तो पूरी कर दी थी, बट जो उसकी जो सेकंड विश थी कि जो वो ग्रीक एम्बेसडर जो है वो उसे उसके कोर्ट के लिए दिया जाए, वो उसने नहीं एक्सेप्ट की थी। बट कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि उसने डिमेच्यूस नाम का एक ग्रीक स्कॉलर जो था वो बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। अ, जिससे हमें ये पता लगता है कि
इनके जो रिलेशंस थे ग्रीक्स के साथ वो काफी ज्यादा अच्छे थे और काफी फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने मेंटेन किए हुए थे. Now we'll do Punjab under Ashok. आपको ऑलरेडी आपको पता है कि बिंदुसार के टाइम जब उसकी डेथ हुई थी उसके बाद अब उसका बेटा जो था अब थ्रोन पर मींस राजगद्दी पर बैठा था. तो अशोक जो था वो काफी कैपेबल रूलर था अमंग द मॉडर्न किंग्स आफ्टर चंद्रगुप्त. और बिंदुसार की डेथ के बाद जब वो अशोक जो था जब वो गद्दी पर बैठा था उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी थी क्योंकि बाकी जो किंग्स थे बाकी जो उसके ब्रदर्स थे उन्होंने क्या किया था वो नहीं चाहते थे कि जो अशोक है वो थ्रोन पर मींस थ्रोन जो है वो उसे मिले. इसलिए अशोक को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वाइल स्टैंडिंग द थ्रोन. मोरोवर जब बिंदुसार अभी अलाइव था बिंदुसार ने क्या किया था जब पंजाब में मीन्स स्पेशली जो तक्षशिला का जो रीजन है उनकी वहां पर जब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था पंजाब के लोगों ने तो बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा था वहां पर सेटल पीस सेटल डाउन करने के लिए. तो जब अशोक जो था तक्षशिला में गया था और लोगों को जब पता चला कि जो किंग अशोक है वो आ रहा है तो लोग काफी खुश हुए थे और उन्होंने अशोक से बात की एंड दे सेड कि वी आर नॉट अपोज टू द किंग बिंदुसार नॉर इवन द प्रिंस बट टू द विक्ट ऑफिसर्स हु सप्रेस्ड अस. विच मीन्स वो कहना ये चाहते थे कि ना ही हम आपके फादर के खिलाफ है ना ही हम आपके खिलाफ है. हम किनके खिलाफ रिवोल्ट करें जो आपने यहाँ पर मॉरियन ऑफिशियल्स जो आपने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो आपने अपॉइंट किए हम उनके खिलाफ है हम उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं हम आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है. देन अशोक ने क्या किया था विद द हेल्प ऑफ हिज आर्मी वहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट था जो डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे थे मौर्यन ऑफिशियल्स के साथ वो सेटल डाउन किया था जिसके कारण लोग जो थे वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे. इससे क्या हुआ था कि बिंदुसार ने खुश होकर अशोक को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का और जो था पंजाब एंड सिंध का मेन एक वाइस रॉय जो था वो इससे नियुक्त कर दिया था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो रिवोल्ट था अगेन फिर मींस राइज हुआ था बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल्स वो नई मींस सेटल डाउन हो रहे थे तो अशोक ने फिर उस चीज को दबा दिया था और वहां पर एकदम उसने पीसफुल एटमोसफेयर जो था वो क्रिएट कर दिया था. मोरोवर अगर हम बात करें कि जब लोग रिवोल्ट कर रहे थे विच मीन्स जिससे हमें ये शो होता है कि उस समय के जो पंजाब के लोग थे दे वर फ्रीडम लविंग पीपल और वो ऑपरेशन को हमेशा दबाना ही चाहते थे. हेंस जब भी कोई मींस उनके ऊपर उन्हें कोई सप्रेस करता था दे रोज इन रिवोल्ट. तो अशोक ने क्या किया था उन सभी जो रिवोल्ट वगैरह थे उनको दबा दिया था और ऑफिशियल्स को जो क्या किया था पनिश किया था. इस तरह उसने अपने फादर की ऑर्डर को फादर का जो कमांड उसने मींस एक्सेप्ट की थी और उनकी कमांड को अच्छी तरह से सक्सेसफुल भी किया था. नाउ अब हम करेंगे अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म. लाइक अब आप सभी को पता है कि अशोका की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया था. वो कब आया था क्योंकि उसने एक बैटल जो थी वो लड़ी थी. उसी के कारण उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे उसकी लाइफ जो थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई थी. वो कब चेंज हुई थी व्हेन he invaded Kalinga. Means 8 years after his rule, he invaded Kalinga with a mighty army and he conquered it. उसने उस लड़ाई को उस बैटल को जीत भी लिया था बट स्टिल वो खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था. बिकॉज वो क्यों हारा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि इस बैटल के बाद काफी ज्यादा ब्लड शेड हो गया था. काफी सारी जो प्रॉपर्टी थी उसका नुकसान हुआ था. मोर ओवर काफी सारे जो ह्यूमन लाइफ थी
काफी ज्यादा ह्यूमन लाइफ जो थी उसकी भी डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि अशोका को ये रियलाइज हुआ कि इस बैटल को जीतने के उसने चाहे इस बैटल को जीत लिया है पर स्टिल वो अपने आप को एक हारा हुआ इंसान महसूस कर रहा था, बिकॉज इतना सारा ब्लड शेड देखकर उस कलिंगा पर और इतनी सारी प्रॉपर्टी का नुकसान को देखकर उसका जो माइंड था वो कंप्लीटली वो चेंज हो चुका था। नाउ अब उसने क्या किया था, अब उसने धर्म विजय को मींस एक्सेप्ट कर लिया था। धर्म विजय मींस अब वो धर्म के रास्ते पर उसने चलना स्टार्ट कर दिया था। अब उसकी मेन बैटल क्या थी कि अब वो जो मेन इन्वेजन्स वगैरह है, जो बैटल्स वगैरह है, वो अब उसे प्रोपोगेट नहीं करेगा। अब वो कौन सी बैटल को प्रोपोगेट करेगा, दैट इज धर्म की बैटल को प्रोपोगेट करेगा, विच मीन्स धर्म विजय। धर्म विजय के साथ उसने क्या किया था, मोरोवर उसने बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड किया था। मीन्स बुद्धिज्म को उसने काफी ज्यादा स्प्रेड किया था। ये हमें उसके जो रॉक एडिट्स है, रॉक एडिट 13 जो है वो हमें उससे पता चलता है कि उसने काफी सारे मिशनरीज जो थे अपने, मिशनरीज मींस जो रिलीजन का प्रचार करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिशनरीज। उसने काफी सारे जो मिशनरीज थे उसने फॉरेन कंट्रीज में भी सेंड किए थे अपने, भेजे थे। लाइक उसने कहाँ कहाँ भेजे थे, उसने सीरिया में भेजे थे, इजिप्ट में, पायरस में, मैसेडोनिया में, ग्रीक में। मीन्स काफी सारी फॉरेन कंट्रीज में उसने अपने जो मिशनरीज थे उनको भेजा था, ताकि वो बुद्धिज्म बुद्धिज्म को जो है, जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसे वो स्प्रेड कर सके। इसके अलावा उसने क्या किया था, उसने ये ऑर्डर जारी कर दिए थे कि कोई भी एनिमल्स को बिल्कुल भी नहीं मारेगा, ना ही कोई भी बर्ड्स को मारेगा, स्पेशली पैरट्स, मंकी एक्सेट्रा। मोरोवर उसने क्या किया था, उसने अशोका ने काफी सारे अशोका ने क्या किया था, काफी सारे जो थे हॉस्पिटल्स खुलवाए थे। अशोका ने क्या किया था, काफी सारे जो थे हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स बनवाए थे, ताकि वो लोगों की जान वगैरह बचा सके। बोथ उसने इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए उसने हॉस्पिटल्स जो थे वो बनवाए थे। और ट्रैवलर्स के कन्वीनियंस के लिए अशोका ने क्या किया था, जैसे छोटे मोटे रेस्ट हाउसेस बनवा दिए थे सड़कों पर। मींस राइट और लेफ्ट, मींस उसने प्लांट्स वगैरह जो थे वो प्लांट्स वगैरह उगाए थे और कुएं वगैरह खुदवाए थे। रेस्टिंग हाउस जो थे वो ट्रेवलर्स के लिए बना देते, विच शोज कि अशोका का इतना इम्पोर्टेंट जो था वो टर्निंग पॉइंट जो आया था ओनली व्हेन ही इन्वेडेड कलिंगा। Now, what is the social life of Punjab under Mauryans? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्यंस के टाइम पंजाब का सोशल स्ट्रक्चर कैसे का था, उसमें कौन से चेंजिंग ऐसे ट्रेंड्स हो गए थे जिसमें सोशल स्ट्रक्चर जो था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। मीन्स पंजाब के लोगों की फूड हैबिट्स कैसे की थी, उनका वे ऑफ स्पीकिंग कैसे का था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे का था उनका, मीन्स उनका ड्रेसिंग स्टाइल उनका कैसे का था, कौन सा ऑक्यूपेशन अच्छा मीन्स वो यूज करते थे, और वुमेन की पोजीशन मीन्स मॉडर्न के टाइम पंजाब में कैसे की थी, दैट ऑल दीज थिंग्स विल लर्न अबाउट इन सोशल लाइफ ऑफ पंजाब अंडर मॉरियंस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोशल ट्रेंड जो था दैट वाज टोटली चेंज। क्या हुआ था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मीन्स ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड a large number of Bactrians, Iranis, Greeks, and the people of other West Asian races had immigrated into the Punjab. काफी सारे जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग थे वो पंजाब में आना उन्होंने इमिग्रेट करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि बहुत ही ज्यादा मीन्स हौच पौच होना स्टार्ट हो गया था। देन काफी सारे जब फॉरेनर जो थे, जब वो पंजाब में आए थे, उन्होंने इंटर मैरिजेस करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे क्या हुआ था कि मिक्स्ड रेसेस आनी स्टार्ट हो गई थी, मिक्स्ड रेसेस आई थी, जिसके कारण क्या होता कि जो सोशल ट्रेंड था दैट वाज टोटली चेंज। अब उसमें कोई भी ओरिजिनलिटी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी।
देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कास्ट सिस्टम। कौटिल्य ने बेसिकली अपना जो उसका जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें 4 मेन कास्ट के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसमें आते हैं ब्राह्मण्स, और इसके अलावा हम करेंगे क्षत्रिय, देन वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स का उसने कौटिल्य ने क्या मेन काम बताया है कि ब्राह्मण्स का मेन काम क्या होता है, इज द ड्यूटी ऑफ टीचिंग ऑफ द वर्कशिप एंड द टीचिंग एंड वर्कशिप। और क्षत्रिय का मेन काम क्या होता है कि मानव जाति की सुरक्षा करना। वैश्य का मेन काम बताया है कि एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग और ट्रेड, ऑल दीज थिंग्स वर डन बाय द वैश्य कास्ट। एंड द लास्ट कास्ट जिससे बहुत ही ज्यादा मीन्स ह्यूमिलेट किया जाता है, दैट इज शूद्र कास्ट। इसका मेन काम क्या होता है कि अपर 3 मेन जो हाई कास्ट है उन 3 कास्ट को सर्व करना होता है। देन इसके अलावा मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका जो उसने लिखी है, उसमें उसने वर्ण सिस्टम और क्लासेस के बारे में क्लासिफिकेशन दी है, जिसमें उसने इंडियन पॉपुलेशन को 7 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है, नॉट कास्ट में बल्कि क्लासेस में। वो कौन सी क्लासेस है, दैट इज फिलोसोफर्स की होगी, फार्मर्स की होगी, आर्टिस्ट हो गए, ट्रेडर्स हो गए, हर्ड्समैन, ओवरसियर्स और काउंसलर्स। ये जो सारी कैटेगरीज उसने डिवाइड की हैं, ये आती हैं क्लासेस में, ना कि कास्ट में। देन मेगस्थनीज ने ये बताया कि ब्राह्मण को काफी ज्यादा हाई पोजीशन पर मींस रखा गया है, उसे ज्यादा सुपीरियर माना गया है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कि उसे मींस धरती का भगवान जो है उसे माना जाता है, क्योंकि वो सारे रिलीजियस जो ड्यूटीज है, रिलीजियस जो राइट्स है, वो सारे वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो सोसाइटी की क्लासिफिकेशन की है बाय मेगस्थनीज, दैट वाज बेस्ड अपॉन द सोशल स्ट्रक्चर एंड द प्रोफेशन। ये प्रोफेशन के ऊपर की गई है, लोगों के प्रोफेशन के ऊपर, ना कि उनकी कास्ट और बर्थ के ऊपर। और हमें एक एग्जांपल मिलती है कि जिसमें ये बताया जाता है कि एक ब्राह्मण था, दैट वाज इनवाइटेड बाय अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने एक बार एक ब्राह्मण को अपने मींस कैंप में इनवाइट किया था विद द प्रॉमिस ऑफ गिफ्ट्स, कि वो उसे गिफ्ट्स वगैरह देगा। बट दैट ब्राह्मण वाज रिफ्यूज टू गो टू द अलेक्जेंडर, बिकॉज उसे ये लगता था आफ्टर मीटिंग अ फॉरनर ही वुड लूज हिज प्योरिटी ऑफ लाइफ, इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया था। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो ब्राह्मण था वो अपने आप को काफी ज्यादा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स का मानते थे। देन हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, दैट इज रिलेटेड विद स्लेवरी। अब स्लेवरी के रिलेटेड काफी सारे ओपिनियंस है, मींस 2 मेन ओपिनियंस माने जाते हैं। ग्रीक का जो जो ग्रीक स्कॉलर्स है, उनका ये कहना है कि स्लेवरी वाज नॉट प्रेजेंट इन पंजाब, उनका एस्पेक्ट ये था। बट ऑन द कंट्री जो इंडियन स्कॉलर्स थे, दे सेड कि स्लेवरी वाज टोटली प्रेजेंट इन पंजाब ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स। और वो कैसे प्रेजेंट थी, कौटिल्य ने इसका एक डिटेल अकाउंट दिया है स्लेव्स का, जिसमें उसने बताया कि वो नॉन आर्यंस थे, उन्हें खरीदा जाता था और बेचा जाता था, ऐसे फीमेल के साथ किया जाता था। और वो जो स्लेव सिस्टम इन पंजाब था was not like that of Greece and Roman with no rights of any kind whatsoever। अब ग्रीक के स्कॉलर्स का ये मानना था कि स्लेवरी यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी, बिकॉज उन्हें ये मींस आइडिया इसलिए लगता था क्योंकि जो स्लेव्स होते थे वो प्रॉपर्टी भी रख सकते थे, अपनी प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर भी कर सकते थे। मोरोवर कौटिल्य ने ये भी कहा था कि जो एक स्लेव का बेटा है वो एक हाई पोजीशन को भी इंजॉय कर सकता था, ओनली विद द गुड कंडक्ट एंड द सर्विस। अगर वो अच्छी सर्विस करे और हार्ड हार्ड वर्क करे, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता था। मोरोवर जो स्लेव्स थे वो अपने लाइफ टाइम में फ्रीडम भी पा सकते थे, जिसके कारण जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्हें ये लगता था कि स्लेवरी तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं थी। बट स्टिल slavery was there in Punjab during modern period,
बट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, मीन्स उनका जो एस्पेक्ट था, देखने का एक्सपेक्ट था, दैट वाज टोटली डिफरेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ women. The position of women during modern period was not so good because a lot of evils were present in Punjab, such as अर्ली मैरिज हो गई, सती सिस्टम हो गया, पॉलीगैमी हो गया. ऑल दीज इवल्स वर प्रेजेंट इन पंजाब. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली मैरिज की. अब इसमें क्या था कि गर्ल्स की मैरिज जो थी वो काफी मींस अर्ली एज में कर दी जाती थी. मोरोवर जिससे क्या होता था उनके एजुकेशन पर और कल्चर ऑफ वुमेन एडवर्सली, मींस वुमेन को मींस अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाती थी क्योंकि उसकी मैरिज अर्ली हो जाती थी. Moreover, Kautilya जो था यानी कि he was also not in favor of giving higher education to women. And Megasthenes ने ये भी कहा that the Brahmins didn't impart philosophical knowledge to women. कि जो ब्राह्मण्स थे वो भी इस हक में बिल्कुल भी नहीं थे कि वुमेन्स को एजुकेशन दी जानी चाहिए. इसके अलावा जो था इनकी सती सिस्टम जो था दैट वाज टोटली इन वोग इन पंजाब. एक बार इसकी एग्जांपल जो हमें हमें वो मिलती है ग्रीक के जो राइटिंग्स है कि एक मिलिट्री जर्नल था. ही वाज फाइटिंग फाइटिंग इन ईरान एंड ही डाइड. इसमें क्या था कि उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ के बाद वो सती हुई थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एवल थी दैट वाज आल्सो क्वाइट प्रेजेंट इन पंजाब, दैट वाज इन वोग. देन इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलीगैमी की, पॉलीगैमी मीन्स व्हेन अ मैन मैरी अ नंबर ऑफ वुमेन्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी. पॉलीगैमी जो थी वो मॉडर्न के टाइम दैट वाज क्वाइट प्रिवेलेंट, ये बिल्कुल आम बात थी उस समय. जिस स्ट्रैबो जो था एक ग्रीक का स्कॉलर जिसने ये कहा था कि दे मैरी मैनी वुमेन whom they buy from their parents giving in exchange of a yoke of oxen. अब इसमें क्या होता था कि वो नंबर ऑफ वुमेन के साथ मैरिज करते थे और कई बार क्या होता कि उनके पेरेंट्स को एक्सचेंज के रूप में जैसे कोई भी गाय भैंस या कुछ भी मींस एनिमल जो थे वो दे दिए जाते थे. और ये नंबर ऑफ मैरिज क्यों की जाती थी? समटाइम्स फॉर द प्लेजर और समटाइम्स क्या होता कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैरिज की जाती थी. सो दीज टाइप ऑफ सोशल इवल्स वर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियड. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज इवल्स मीन्स कुछ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं वो इस मॉडर्न पीरियड में हमें मिलते हैं. जैसे कि कुछ वुमेन्स जो थी दे वर एजुकेटेड और वो मीन्स काम भी करती थी एज अ स्पाई का, एज अ बॉडीगार्ड का, जिसके हमें कुछ प्रूफ जो है हमें मॉडर्न एम्पायर में भी मिलते हैं. मोरोवर देयर वर सम वुमेन्स जो सोशल और रिलीजियस फंक्शंस जो थी वो परफॉर्म करती थी. और कई वुमेन्स ऐसी थी जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी. देन इसके अलावा मीन्स कुछ ऐसे राइट्स भी होते थे वुमेन्स के बाद कि वो अपने हस्बैंड को जो थी मीन्स वो पनिश कर सकती थी फॉर अगर वो उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट करते थे. मोरोवर अ मैन कुड नॉट डिसॉल्व हिज मैरिज अगेंस्ट हिज वाइफ्स विश. So these types of rights were also enjoyed by the women during the modern period. So इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों थे, but still उसकी जो पोजीशन जो थी वुमेन की दैट वाज नॉट सो गुड. देन नेक्स्ट हम पॉइंट करेंगे दैट इज अबाउट द फूड हैबिट्स. पंजाब के जो लोग थे मॉडर्न्स के टाइम उनकी फूड हैबिट्स कैसे की थी. मेगसनिस का ये कहना है कि जो पंजाब के लोग थे वो फूड लवर थे. मोरोवर इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था खाने का. गेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व करते होते थे. मोरोवर इनकी मीट हैबिट मींस मीट वगैरह वे काफी ज्यादा खाते थे. लीक्वर मीन शराब वगैरह काफी पीते थे. मोरोवर मेगसनीज ने अपनी जो बुक थी इंडिका और जो अर्थशास्त्र जो थी जो कटेलर ने लिखी थी उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था
कि ड्रिंक्स के चार्ज के लिए मींस ड्रिंक्स की जो शॉप होती थी वहां पर एक स्पेशल ऑफिसर्स को जो था वो अपॉइंट किया जाता था। इसके अलावा वो काफी सारा मींस फ्लैश ऑफ पिग, काउ, डंकी, कैमल, वेरियस टाइप्स ऑफ वो मीट ईटिंग मींस मीट वगैरह खाते थे। देन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और इनकी ज्यादा हैबिट थी कि वो गार्लिक काफी ज्यादा मात्रा में खाते थे। देन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा वो कंज्यूम करते थे। देन इसके अलावा वो फ्रूट्स काफी वैरायटी के खाते थे, जैसे मैंगो हो गया, कारमाडा हो गया मींस बेरीज जिसे हम कहते हैं, जूजूबी हो गया मींस जिसे हम बेर कहते हैं, रोज एप्पल, कोकम्बर, ग्रेप्स, बनानास मींस ऑल दीज थिंग्स वर ईटन बाय द पीपल ऑफ पंजाब। देन अगर कोई इनके घर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, दे सर्व द गेस्ट विद स्पेशल केयर। अब हम बात करेंगे उनके ड्रेसिंग स्टाइल की कि जो पंजाब के जो लोग थे ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स, उनका ड्रेसिंग स्टाइल जो था वो कैसे का था। उनके जो क्लोथ्स होते थे वो मोस्टली कॉटन बेस्ड होते थे। कॉटन बेस्ड होते थे मींस कॉटन के क्लोथ्स जो थे वो पहनते थे। और ऑर्नामेंट्स जो था उन्हें पहनने का भी काफी ज्यादा शौक था। इयररिंग्स वगैरह वो काफी ज्यादा पहनते थे जो आइवरी के बने होते थे, मींस काफी ज्यादा कॉस्टली होते थे। और सिर्फ जो वेल्थी जो होते थे, वेल्थी पीपल जो होते थे, सिर्फ वही पहनते थे। इसके अलावा जो वेल्थी लोग थे वो लेदर का काफी ज्यादा यूज करते थे अपने अपने ड्रेसिंग सेंस में। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके अम्यूजमेंट की, मींस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उनका कैसे का था। कुटिल्या ने हमें ये बताया है कि उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था वो बेसिकली म्यूजिक के रिलेटेड होता था, या डांस हो गया या ड्रामा हो गया। दीज आर द मेन फॉर्म्स ऑफ मेन सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट। लोग जो थे वो काफी सारे फेस्टिवल्स वगैरह मनाते थे, मीन जिससे उनका एंटरटेनमेंट मींस अम्यूजमेंट हो जाता था। इसके अलावा अपने आप को वो बिजी वेरियस टाइप्स ऑफ उत्सव में रखते थे और यात्राएं वगैरह करते थे। देन इसके अलावा वो डाइसिंग जो थी, यूनिवर्सल गेम जो थी उनकी थी। देन गैम्बलिंग वगैरह करते थे। देन एक बॉल गेम होती थी वुमेन्स की, जिन्हें कंदरिका क्रीदा क्या मींस कंदरिका क्रीदा कहते थे, मींस एक एक यो मींस बॉल की कोई गेम थी जो वुमेन्स खेलती थी। देन इसके अलावा जो थी बोटिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, आर्चरी हो गई, दे वर द मेनली गेम्स जो लोग जो थे वो खेलते थे। देन एनिमल फाइट्स जो थी, दैट वाज वेरी कॉमन। और मींस जानवरों के ऊपर जैसे हॉर्सेस हो गए, ऑक्सन हो गए, चैरियट रेसेस हो गए, मींस इनके ऊपर वो बेट्स वगैरह मींस जुआ वगैरह भी खेलते थे। कोटेला का ये मानना था that he believes in maintaining happy balance between worldly enjoyments, and the people of Punjab might be following the ideas of Kautilya during the modern period. Then next जो है अब हम करेंगे आश्रम सिस्टम। कौटिल्य ने जो है बेसिकली हमें 4 मेन स्टेजेस के बारे में बताया है मैंस की लाइफ में, जिसमें सबसे पहले आती है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी का जो लाइफ स्पैन है दैट इज अबाउट 25 years, मीन्स फ्रॉम बर्थ टू 25 years। सबसे पहले क्या आता है ब्रह्मचार्य आश्रम। उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ है, स्टेज ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ वेदा, जिसमें वो वेदास के काफी सारे मीन्स नॉलेज को ग्रहण करता है, वेदास की नॉलेज को मीन्स वो प्राप्त करता है। देन नेक्स्ट 25 से लेकर देन आगे 50 तक उसका आता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें वो हाउस होल्डर होता है, मीन्स घर के जो सारे काम घर की जो सारी ड्यूटीज होती है वो उसे पूरी अच्छे तरीके से निभाता है, वो सब आती हैं गृहस्थ आश्रम में। देन आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें आदमी जो है वो अपने मीन्स घर को त्याग कर फॉरेस्ट की तरफ जो है वो चला जाता है, जिसमें 50 to 75 years का मीन्स जिसमें अगेन 25 years का लाइफ स्पेन होता है, मीन्स जो 50 years से लेके 75 years तक होता है। देन लास्ट आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या होता है कि मैन जो है वो कंप्लीटली एस्थेटिक हो जाता है, मींस कंप्लीटली सेंट टाइप उसकी लाइफ हो जाती है और वर्ल्डली अफेयर्स को वो कंप्लीटली रिनाउंस कर देता है, जिसमें
75 to 100 ईयर्स का जो है मीन्स उसके स्पैन में आता है। एंड नेक्स्ट हम करेंगे हाई मॉरल्स एंड सिंप्लिसिटी। ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम द पीपल ऑफ पंजाब जो थे वो काफी ज्यादा ट्रूथफुल थे, ऑनेस्ट थे और ब्रेव थे, एंड वर सेल्डम और नेवर कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, थेफ्ट्स वर रेयर। अब इसमें क्या था कि जो पंजाब के लोग थे वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट और ब्रेव थे, और अगर कोई भी मीन्स उन्हें सप्रेस करने की मीन्स कोशिश वगैरह करता था, वो हमेशा उस चीज का रिवोल्ट करते थे। मीन्स फ्रीडम लविंग पीपल थे जो पंजाब के लोग थे। मोरोवर जो थेफ्ट्स थे, उस समय जो चोरियां वगैरह जो होती थी वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती थी, क्योंकि पनिशमेंट जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। सो जो थेफ्ट्स थे दैट वाज क्वाइट वेरी रेयर। देन इसके अलावा क्या था कि जो हाउस एंड द प्रॉपर्टी वर जनरली लेफ्ट अनगार्डेड। मीन्स उन्हें मीन्स जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, मीन्स कोई गार्ड वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मोरोवर वो ऐसे अपने घर को खुला छोड़ जाते थे। कौटिल्य ने ये भी बताया कि वो ही आल्सो स्ट्रेस अपॉन द वर्च्यूज लाइक नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल। प्योरिटी थी उनके हार्ट में, and they were freedom from the jealousy, appreciation of the views of others. These virtues were cultivated by the people in Punjab during the Mauryan period. Then next point आता है literature and education. उसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे तक्षशिला की। तक्षशिला जो है वो प्रेजेंट डे अब पाकिस्तान में है। तक्षशिला जो था एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था, जहां पर लिटरेचर, फिलोसफी और साइंस ये जो चीजें थी वो पढ़ाई जाती थी। मोरोवर मौर्यन सोर्सेस से हमें ये पता चलता है कि उस समय पाली प्राकृतिक और अर्धमग्गी लैंग्वेजेस जो थी वो यूज की जाती थी। अशोका ने जो थी अपने जो ऑर्डर जो वो देता था वो मोस्टली प्राकृतिक लैंग्वेज में देता था। देन इसके अलावा वो खरोष्टी स्क्रिप्ट भी यूज करता था। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी वो दोनों यूज करता था। एंड संस्कृत का यूज जो था वो काफी लेस होता था, बट जो कुटिल्ला ने अपना जो अर्थशास्त्र लिखा है दैट वाज टोटली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। इट सीम दैट संस्कृत जो थी वो तक्षशिला में भी पढ़ाई जाती थी, बट उसका जो यूज था वो सिर्फ ब्राह्मण्स जो थे सिर्फ वो ही यूज करते थे। मोस्टली कौन सी लैंग्वेजेस वहां पर चलती थी? पाली, प्राकृतिक एंड अर्ध मगधी। ये जो लैंग्वेजेस थी यही मेन लैंग्वेजेस वहां पर चलती थी। So that is about the main the social life of the people of Punjab during the modern period, जिसमें हमने उनके लिटरेचर के बारे में, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में, उनके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के बारे में, वुमेन की पोजीशन कैसे की थी, उनकी सिंप्लिसिटी कैसे की थी, और कौन से चेंजिंग ट्रेंड्स आए, कैसे का स्ट्रक्चर था, ये जो सारी चीजें हमने सोशल लाइफ में की है। अब अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज रिलीजियस लाइफ ऑफ पंजाब अंडर मौर्यंस। मीन्स अब पंजाब के लोगों में कौन कौन से रिलीजन्स जो थे उस समय क्वाइट प्रिविलेंट थे। बेसिकली उस समय जो थे 5 मेन रिलीजन्स जो थे प्रेजेंट थे। 5 मेन रिलीजन की हम मेन बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आ जाता है ब्राह्मणिज्म, जिसमें ब्राह्मण्स का मेन ज्यादा कंट्रोल होता था। शैविज्म, जिसमें शिवा की वर्शिप करते थे। देन वैशिज्म, जिसमें विष्णु की मेन पूजा करते थे। देन बुद्धिज्म, जैसे आपको पता है लॉर्ड बुद्धा के जो टीचिंग है उससे ज्यादा प्रेफर करते थे। जैनिज्म मीन्स कुछ मेन तीर्थंकर से, जिसमें जैनिज्म की उसकी टीचिंग्स को ज्यादा प्रोपोगेट किया जाता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मणिज्म की। ब्राह्मणिज्म जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, he himself began perhaps as a follower of Brahmanism, as may be guessed from his association with Kautilya. वैदिक रिलीजन जो था उस समय क्वाइट प्रिवेलेंट था, जैसे इंद्र हो गया, वर्ण हो गया, इनकी पूजा तो की जाती थी। इनके यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए जो ब्राह्मण्स थे वो ज्यादा मेन अपना रोल अदा करते थे। ठीक है। जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थे, जो रिलीजियस राइट्स होते थे दैट वर मोस्टली परफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द ब्राह्मण्स।
सो कई बार क्या होता था कि चंद्रगुप्त हिमसेल्फ यूज्ड टू लीव द पैलेस फॉर परफॉर्मिंग द sacrifices. So there was an aesthetic class of Brahmins which were living in the Punjab, जो पंजाब में रह रही थी, who advocated the new ways of religious. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शैविज्म की। शैविज्म में क्या होता है कि जो शिवा की जो मीन्स वर्शिप करते हैं उसे शैविज्म कहते हैं। The contemporary sources points out that the Shaivism was quite popular in Punjab during the Mauryan period. जैसे एक ट्राइब थी सिबोई ट्राइब, एक ट्राइब आती है दैट इज सिबोई। सिबोई ट्राइब जो पंजाब की थी, जिस जो बेसिकली मींस शिवा की वर्शिप करते थे, जिससे मींस हमें ये पता चलता है कि जो शैविज्म जो था वो पंजाब में प्रिवलेंट था। मोरोवर इसके अलावा मैगस्नीज ने भी अपनी बुक इंडिका में भी बताया है कि जो पंजाब के जो लोग थे जो माउंटेन साइड्स पर रह रहे थे, दे वर द वर्शिप दे वर द वर्शिपर्स ऑफ डायनाइसिस। डायनाइसिस मीन्स जो शिवा की पूजा करते हैं। तो इस तरह की जो रिकॉर्ड्स है, जो एस्पेक्ट हमें मीन्स मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि शैविज्म जो था दैट वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर इन दी पंजाब। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स दी वैशिज्म। वैशिज्म में क्या होता है कि जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं उसे हम कहते हैं वैशिज्म। The worshippers of Vishnu and his incarnations are known as Vaishnavis. जो विष्णु या उसके अवतार की पूजा करते हैं that came under the category of Vaishnavism. कुछ scholars थे, they have suggested that the Hercules mentioned by the Megasthenes, जो कि एक इंडियन डेटी थे कृष्णा, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो कृष्णा को इनकी बेसिकली एज अ अवतार माना जाता है, मीन्स इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो जो पंजाब के जो लोग थे वो कुछ लोग जो थे वो हरकुलस की भी पूजा करते थे, जिसे कृष्णा माना जाता था। सो विच शोज दैट कि वैष्णविज्म का भी कल्ट जो था वो क्वाइट प्रिवलेंट इन पंजाब ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जैनिज्म की। जैनिज्म, ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म भी अपनाया था ड्यूरिंग द लेटर ईयर इन हिज लाइफ व्हेन देयर वाज अ 12-year famine टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रिजाइन। जब इसके टाइम पीरियड के दौरान कि फेमिन आ गया था, तब इसने जैनिज्म को भी एम्ब्रेस किया था। He went to Mysore along with Badra Bahu to practice penance. ये मैसूर जो था वो चला गया था चंद्रगुप्त बादरा बहू के साथ टू प्रैक्टिस पेनेंस, जिसमें ये था कि ये कठोर तप वगैरह करते थे, जिसमें क्या था कि खाना पीना सब कुछ त्याग दिया जाता था। एंड दिस शोज दैट जैनिज्म वाज क्वाइट प्रिवलेंट इन मगधा, but there is no evidence to prove that it was quite popular sect in the Punjab at that time also. ये माना जाता था कि मथुरा सॉरी मगध में काफी ज्यादा मीन्स प्रिवलेंट था जैनिज्म, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये पंजाब में था कि नहीं था। Then moving towards our last religion which is present in Punjab during modern periods, that is about the Buddhism, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हर एक जो मॉडर्न किंग्स के टाइम। बुद्धिज्म जो था वो क्वाइट पॉपुलर रिलीजन था इन पंजाब, खासकर अशोक के टाइम। जो बुद्धिस्ट मोंक थे वो काफी ज्यादा मीन्स एरिया में गए थे बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए। मोरोवर काफी सारी मोनेस्ट्रीज जो थी, स्तूप्स जो थे, रेस्टिंग हाउस जो थे, मीन्स बनाए गए थे ताकि बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मीन्स उसे प्रोपोगेट किया जाए। एंड पंजाब में भी अशोक ने क्या किया था, वेरियस जो थी मोनेस्ट्रीज जो थी वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी। एंड इसके अलावा अशोक ने क्या किया था कि अपनी जब उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था तो उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, और उससे मींस डिफरेंट जो फॉरेन कंट्रीज जो थी
उसमें भी स्प्रेड करना उसने स्टार्ट कर दिया था. सो दैट इज बेसिकली अबाउट द मेन रिलीजियस लाइफ ऑफ पंजाब अंडर मौर्य, जिसमें ब्राह्मणिज्म आता है, शैविज्म आता है, वैष्णविज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म. मौर्यंस में जो था, मौर्यन के टाइम जो पंजाब की रिलीजियस लाइफ थी, इसमें ज्यादा बुद्धिज्म का मीन्स रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है. Let's just move on towards further. Now we'll do the economic life of Punjab under the Mauryans. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की, कि पंजाब एक्सपीरियंस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. उसमें इकोनॉमिकली जो पंजाब तो जो था वो काफ़ी खुशहाल था. क्यों था? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरे मेंटेन थे ड्यूरिंग मौर्यन रूल. मोरोवर उसमें काफ़ी ज़्यादा शांति थी. जब भी कोई रिवोल्ट वगैरह हो जाता था तो जो किंग्स होते थे उस रिवोल्ट को मीन्स ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते थे और वहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आते थे. एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल मे बी जज फ्रॉम their स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and offering made to the religious sect and the monasteries, tombs and caves. Like already जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जब बिंदुसार के टाइम जब तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था, तो उस समय उसने अपने बेटे को मीन्स तक्षशिला में भेजा था ताकि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बिल्कुल भी नहीं होगी. पर मॉरियंस के टाइम क्या था कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो थी वो काफी मींस काफी अच्छी थी और इकोनॉमिकली वो काफी ज्यादा वेल डेवलप थे. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो था दैट वाज द मेन ऑक्यूपेशन पंजाब के लोगों का. वो क्या क्या मेन चीजें जो थी वो उगाते थे, दैट इज राइस, बार्ले, पल्सेस होगी, दालें वगैरह, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, फ्लैक्स. ये जो मेन चीजें थी, जो मीन्स वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, सारी जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, मीन्स ये सारी चीजें वो उगाते थे. देन थर्ड पॉइंट हमारा आएगा कैटल रेयरिंग. कैटल रेयरिंग वाज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था पंजाब के लोगों का. द कैटल वर यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, क्योंकि उन्हें उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आगे उनके मींस बनते थे, जिससे मींस वो कैटल रेयरिंग करते थे, जो उनके लिए काफी ज्यादा मींस अच्छा था. और इसी के कारण जो था वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी पंजाब में बहुत ज्यादा थी. The cattle were useful for the people of Punjab for their milk, meat, and they were also help in the agriculture. The next point हमारा आता है इंडस्ट्री का. मीन्स किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी एम्पायर में अगर इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो तभी जो हमारी इकोनॉमी होगी वो मीन्स प्रॉस्पर होगी, वो काफ़ी अच्छी होगी. So industry made a very huge progress during this time. Various types of industries जो थी उस समय quite prevalent थी. जैसे कि उस समय मेटल इंडस्ट्री थी, लेदर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, मोरोवर फॉरेस्ट इंडस्ट्री भी थी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, दैट वाज क्वाइट प्रोमिनेंट इन पंजाब. उस समय गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, दैट दे वर ऑल दीज थिंग्स वर माइन इन लार्ज क्वांटिटी. और ये जो चीज़ें थी, ये जो इंडस्ट्री की जो चीज़ें थी, वो डिफरेंट डिफरेंट जैसे यूटेंसिल्स बनाने में या ऑर्नामेंट्स के रिलेटेड इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होती थी. देन इसके अलावा Cotelli also refer to the manufacture of copper, lead, tin, bronze, brass and iron ores. Moreover, various types of swords वगैरह, weapons वगैरह बनाए जाते थे, जैसे swords होगी, axes होगी, armors होगी. These types of things were manufactured in Punjab, जो कि soldiers की needs को fulfill करते थे. देन इसके बाद एक और मेन इंडस्ट्री आती थी, दैट इज फॉरेस्ट इंडस्ट्री, जो कि स्टेट के कंट्रोल में होती थी. ये जो इंडस्ट्री थी वो प्रोड्यूस करती थी टिम्बर, बैम्बू वगैरह, मींस ये सारी चीजें जो थी वो मैन्युफैक्चर करती थी, जिससे क्या होता कि पंजाब के लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होती थी. मोरोवर द सॉल्ट रेंज lay between the Indus and the Jhelum.
एंड दैट मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट वाज अ स्टेट मोनोपोली। जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री थी वो बेसिकली स्टेट की मोनोपोली के ऊपर होती थी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जैसे लेदर इंडस्ट्री की। लेदर इंडस्ट्री जो थी दैट वाज आल्सो क्वाइट फ्लरिशिंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड एंड कौटिल्य का ये कहना था कि वैरायटी ऑफ लेदर दैट वाज आल्सो केम फ्रॉम द हिमालय रीजन्स। और यहाँ के जो शूज थे, जो लेदर के जो शूज बनाए जाते थे, उनकी जो क्वालिटी जो थी दैट वाज क्वाइट सुपीरियर क्वालिटी के होते थे, जो पंजाबी जो होते थे उन्होंने जो पहने होते थे वाइट लेदर के जो शूज थे। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो थी वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द पंजाब इन दोज डेज, मीन्स ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम। Among the present offered by the tribes in Punjab to Alexander was including a large quantity of cotton cloth. कॉटन क्लॉथ का काफी ज्यादा उस समय यूज होता था। मोरोवर वुलन फैब्रिक्स वगैरह भी मींस काफी देखने को मिलते थे उस समय। जिससे हमें ये पता चलता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में की ज्यादा प्रोडक्शन जो थी वो कॉटन क्लोथ्स की होती थी। और जैसे आपने ऑलरेडी सुना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल लाइफ में जो ड्रेसिंग स्टाइल था उनका जो मोस्टली जो था पहनावा वो कॉटन क्लोथ्स का ही होता। देन इसके अलावा गिल्ड सिस्टम भी प्रिवलेंट था उस समय, जहाँ गिल्ड सिस्टम प्रेजेंट था। ये जो गिल्ड सिस्टम था वो आर्मीज जो होती थी वो मेंटेन करती थी इस चीज को। देन नेक्स्ट हमारा फर्दर जो है फिफ्थ पॉइंट आएगा, दैट इज अबाउट द ट्रेड। The friendly relations with the Greek states help in the expansion of trade, क्योंकि फॉरेन के साथ रिलेशंस मॉरन्स के अच्छे थे जिसके कारण उनका जो ट्रेड था वो काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। मॉरन के टाइम जो था ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा था ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टेट। मोरोवर जो रोड्स थी एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो था दैट वाज टोटली स्ट्रेंथेंड and the trade was also protected from the gangs of प्रोफेशनल डेकाइट्स। जो ग्रीक के साथ जो फॉरेन रिलेशंस, जो फ्रेंडली रिलेशंस जो अच्छे बने हुए थे, इसकी मदद से क्या हुआ था, जो तो ट्रेड जो था वो काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। मोरोवर फॉरेन ट्रेड्स काफी चल रहा था। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज अबाउट द क्राफ्ट एंड द आर्टिस्ट। जो क्राफ्ट और आर्टिस्ट, जो क्राफ्टमैन जो थे, जो आर्टिस्ट थे, दे ऑल्सो हेल्प अ लॉट। अपने काम की मदद से वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। दे वर क्राफ्टमैन लाइक वुड वर्कर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, मीन्स जो सोने वगैरह का काम करते थे, या आइवरी वर्कर्स हो गए, वीवर्स हो गए, और वर्कर जो प्रेशियस स्टोन्स का काम करते थे, लेदर वर्कर्स हो गए, मेकर्स ऑफ बोज एंड एरोज। काफी सारे वर्कर्स जो थे, क्राफ्टमैन जो थे, इन्हें काफी सारे राइट्स वगैरह प्रोवाइड हुए थे। और जो स्टेट थी इनका स्पेशल ध्यान रखती थी आर्टिस्ट का। और मोरोवर हाई फाइन्स जो थे इम्पोज किए होते थे अगर कोई इन आर्टिस्ट या क्राफ्टमैन की किसी भी चीज को चुराता था। एंड ये जो आर्टिस्ट थे मींस ये टैक्स वगैरह कम ही पे कम पे करते थे, और इन्हें काफी ज्यादा मींस मेंटेनेंस के तौर पर इन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो थे रॉयल कोर्ट की तरफ से मिलते रहते थे। देन हमारा नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट द क्वाइनेज एंड द मनी लैंडिंग। द क्वाइनेज और द मनी लैंडिंग सिस्टम जो था मॉडर्न के टाइम पंजाब में, दैट आल्सो प्रूव वेरी सक्सेसफुल इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियड। अगर हम क्वाइनेज की जो है वो बात करें, क्वाइनेज की अगर हम बात करें, उस समय गोल्ड क्वाइंस काफी चलते थे, सिल्वर क्वाइंस चलते थे, कॉपर क्वाइंस थे। गोल्ड क्वाइंस में बेसिकली जैसे स्वर्ण क्वाइंस हो गए, निष्क क्वाइंस हो गए, और कॉपर क्वाइन भी होते थे। सिल्वर क्वाइंस काफी मीन्स जो जैसे लो क्वालिटी के जैसे होते, जैसे पना हो गया, पुराना हो गया, दरना हो गया, मीन्स ये सारे क्वाइंस जो थे बेसिकली चलते थे। दीज क्वाइंस जो थे दे वर इशू बाय द रूलर्स, मर्चेंट्स और कॉरपोरेशंस।
और अगर हम मनी लैंडिंग की बात करें, उसमें मनी लैंडिंग सिस्टम जो था दैट वाज आल्सो क्वाइट प्रिवलेंट इन पंजाब। जो मनी लैंडर्स जो होते थे वो चार्ज करते थे मनी, और उनका जो इंटरेस्ट रेट होता था दैट इज अबाउट दी 15% इंटरेस्ट रेट पर वो मनी वगैरह देते थे, 15% इंटरेस्ट पर। सो दैट इज अबाउट द मेन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पंजाब अंडर द मौर्यंस, कि उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती थी। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था। कैटल रेयरिंग करते थे। इंडस्ट्री काफ़ी टाइप की थी, जैसे कि मेटल इंडस्ट्री हो गई, फॉरेन इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और फ्रेंडली रिलेशंस होते थे ग्रीक के साथ। क्राफ्ट और आर्टिस्ट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ था उन लोगों को। और क्वाइनेज सिस्टम इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण इनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी काफ़ी अच्छी थी। सो दैट इज अबाउट द मेन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पंजाब ऑफ मौर्यंस। सो दिस इज द एंड ऑफ माय फर्स्ट वीडियो, जिसमें आपने मींस में लर्न करा है कि पंजाब की क्या कंडीशन थी अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम। और आपने किया किसकी सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगी हो, खासकर जो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे ही मैं आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।